मराहिल को तय करते हुए यहाँ तक पहुँची है। आपका एक किरदार है, आपका बहुत शुक्रिया सर। अदरक एक मसाला जाती फसल है जिसमें दरामदी इन्हिसार कम करने, बरामद को बढ़ाने और माशी तरवीज के इम्कानात मौजूद हैं। ज़मीन से वाबस्तगी ही असल पहचान है हमारी, ज़मीन से वाबस्तगी ही असल पहचान है हमारी, यही खेत यही खलियान से शान है हमारी। अदरक की काश्त, तहकीक व तरवीज मुश्किल मराहिल का मंबा है। इन मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए शोबा सब्ज़ियात से ताल्लुक़ रखने वाले मोहतरम साइंसदान जनाब आमिर लतीफ़ साहब ने इस पर तहकीक का बेड़ा उठाया और मुख्तलिफ़ अनवा की इक़साम तैयारी के मराहिल तक लेकर आए। यही वजह है कि जहाँ अदरक की काश्त की बात आती है, आमिर लतीफ़ प्रिंसिपल साइंटिस्ट वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की अनथक कोशिशों के मरहून मिन्नत नज़र आती है। मैं दावत देता हूँ जनाब आमिर लतीफ़ साहब को कि वो पाकिस्तान में अदरक की काश्त के इम्कानात पर तफसीली रोशनी डालें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ पार्टिसिपेंट्स का जो अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाए। स्पेशली हमारे सिंध से डायरेक्टर वेजिटेबल ज़ाकिर मोहम्मद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। ये बस पे बैठ के कल शाम से तो आज सुबह पहुँचे हैं, तो हम इनको वेलकम करते हैं। और इनके साथ सीनियर साइंटिस्ट हैं वाजिद उस्मानी साहब, इन्होंने बड़ी हिम्मत की है कि इतनी दूर से ये ट्रैवल करके आए। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इनके साथ जिंजर कल्टीवेशन के हवाले से और जिंजर रिसर्च के हवाले से जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। और सिंध के अंदर जो कुछ अब तक की कोशिशें हो चुकी हैं जिंजर के हवाले से, उनका भी कोई पिक्टोरियल व्यू शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसमें मेन हम फोकस रखेंगे कि अदरक को हमने कैसे ग्रो करना है और कौन सी वो टेक्निक्स हैं जो सिंपल भी हैं और उनको अडॉप्ट करते हुए हम इसको सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का ये सब्सिडी का प्रोग्राम है उससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये डाटा दिखाया, इसमें अगर हम देखें कि हमारा हमसाया मुल्क 23,33,000 टन से पहले नंबर पे है और उसमें प्रोडक्शन वो ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं बल्कि वो बड़े एक्सपोर्टर भी हैं, यानी पूरी दुनिया को जो है वो उसमें एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद नाइजीरिया एक मुल्क है अफ्रीका का, वो भी 7,68,000 टन के साथ प्रोडक्शन के साथ दूसरे नंबर पे है। नो डाउट कि उसकी एवरेज यील्ड जो है वो कदरे कम है, लेकिन वहाँ एरिया वो तकरीबन 89,000 हेक्टेयर लगता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन के हवाले से वो दूसरे नंबर पे है। तीसरा नंबर आता है चाइना का, तो चाइना 55,000 हेक्टेयर के साथ तीसरे नंबर पे है और इसकी अगर हम प्रोडक्शन देखें तो ये 6,14,000 टन सालाना है और इसकी एवरेज जो यील्ड है वो 11 टन पर हेक्टेयर। अब डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे कि हमने जो इस साल हार्वेस्ट किया पोठोहार में डावरी एग्रो फार्म के ऊपर आमिर शहजाद साहब तशरीफ़ रखते हैं, 10 से 12 टन, यानी इससे ज़ायद ही प्रोडक्शन थी। हम सेफ साइड रख के बता रहे हैं कि 10 से 12 टन फी एकड़, नॉट हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में तकरीबन 2.5 एकड़ होते हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है और इसके बावजूद हम अदरक इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको हमने सीरियसली देखना है। और खुश आइंद बात यह है कि गवर्नमेंट भी अब इसमें सपोर्ट कर रही है। अब हमने फार्मर के साथ मिलके फार्मर को सपोर्ट करते हुए, एक टीम वर्क करते हुए मुल्क को अदरक में खुद कफील करना है। ना सिर्फ ये हमारा टारगेट है बल्कि हमने अल्लाह के फजलो करम से एक वो दिन भी देखना है कि पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में होगा। और खित्ता पोठोहार जो है उसका जस्ट हम फ्यू परसेंटेज में
अगर अदरक काश्त कर ले, सिर्फ 10,000 एकड़ अदरक लगा लें तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। मिनिमम यील्ड पोटेंशियल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और इससे एरिया बढ़ा लें तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 100 एकड़ पे पायलट स्टडी या पायलट स्केल पे 100 फार्मर को सपोर्ट किया जा रहा है। इसने अब कह लें कि फ्यूचर डिसाइड करना है पाकिस्तान में जिंजर कल्टीवेशन का। अगर ये 100 एकड़ को, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमने मिलजुल के फार्मर के साथ शाना बिशाना चल के इसको कामयाब करना है, ये हम कामयाब कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसको बड़े पैमाने पे लेके जाया जाएगा। गवर्नमेंट भी तैयार है, हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी इस पे एग्रीड हैं, डीजी साहब एग्रीड हैं कि हम इस जो इम्पोर्टेंट मसाला जो हम मतलब सालों से इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम ना सिर्फ मुल्की ज़रूरत पूरी करेंगे बल्कि इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमाएंगे। थोड़ा सा आगे हम चले तो नेपाल, यहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन है। फ्यू इयर्स बैक नेपाल पे डिजीज़ का इंसिडेंस हुआ और नेपाल कुछ साल पहले अगर हम देखें तो अपनी ये टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी स्टेटस खो चुका था। फिर वहाँ पे साइंटिस्ट ने, FAO ने मिलके एफर्ट्स की और वहाँ की सॉइल को क्लीन किया, तो आज फिर जो है नेपाल वो अच्छी प्रोडक्शन के साथ उभर रहा है। उसके बाद फिर इंडोनेशिया आता है, थाईलैंड आता है, बांग्लादेश आता है जिसकी पहले बात हो चुकी, 1971 से पहले हमें यहाँ से सप्लाई थी। पेरू आता है, कैमरून, श्रीलंका। और पाकिस्तान अगर हम कहें तो फिल वक्त नोवेयर यानी 44th पोजीशन हमारी बनती है और वर्ल्ड में 44th मुल्क ही हैं जो अदरक उगाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारा अज़्म ये है कि हमने पाकिस्तान को टॉप 10 में लेके आना है, बल्कि इंशाल्लाह टॉप पे लेके जाना। इंपोर्ट का डाटा डॉक्टर साहब ने बताया, 5 साल की अगर हम एवरेज करें तो 85,000 टन सालाना हम अदरक इंपोर्ट हमने किया है पिछले 5 साल की एवरेज, और जिसके ऊपर हमारा 16,000 मिलियन रुपीज़ हर साल, ये एवरेज 12 से 16 तक आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में। तो ये हर साल हमारा पैसा जो है वो बाहर जा रहा है। हम 100% इंपोर्ट पे हैं, तो जबकि हम ग्रो कर सकते हैं, पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है। अब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले हम ये थोड़ा देख लें कि अदरक कैसी इन्वायरमेंट का पौधा है, ताकि हमें इसकी थोड़ी केमिस्ट्री समझ आए, इसकी नेचर समझ आए। तो ये आइडियल क्लाइमेट की हम बात कर रहे हैं कि आइडियल क्लाइमेट जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, जिसे जंगल की इन्वायरमेंट कहा जाता है, वो इसके लिए मौजूद रही है। यानी इसका जो दुनिया में ओरिजिन हुआ इंडो मलायन रीजन में, वहाँ की क्लाइमेट रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट है। आल्टीट्यूड की बात करें तो 300 मीटर से लेके 900 मीटर तक इसके लिए आइडियल मानी जाती है सतह समुद्र से, और 1500 मीटर तक ये दुनिया में इसको ग्रो किया जाता है। 1500 मीटर से ऊपर फिर ये रिपोर्टेड नहीं है। रेनफॉल की बात करें तो इसको हाई रेनफॉल रिक्वायर्ड है, लेकिन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सालाना 1500 मिलीमीटर से लेके 3000 मिलीमीटर तक रेनफॉल इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, जो कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सॉरी, मेरे ख्याल इंटरनेट का इशू आ रहा है, किसी और 19 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 तक ये इसके लिए आइडियल माना जाता है। डिफरेंट रिसर्च पेपर्स के अंदर, बुक्स के अंदर ये रिपोर्टेड है, और हमने भी जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके अंदर देखा है कि ये टेम्परेचर 19 से 28 जो है इसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर एक रेंज की हम बात करें कि किस कम से कम रेंज पे इसको ग्रो किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या रेंज होनी चाहिए, तो वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे यहाँ आपको पता है कि दर्जा हरारत समर के अंदर सेंट्रल पंजाब में या साउथ में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, और 45 प्लस तो हर साल जाता ही है। यानी मई, जून और 15 जुलाई जब तक प्री मानसून नहीं शुरू होता, हमारे यहाँ शदीद हीट वेव होती है। और पिछले 2-3 साल से तो सीवियर हीट की वजह से
ना सिर्फ हम अदरक की बात करें, बाकी जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं वो भी बैडली इफ़ेक्ट हो रही हैं। उसमें राइस कह लें, उसकी पॉलिनेशन नहीं हो पाती, मेज़ कह लें, और बाकी फसलें भी सारी इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो इसके लिए मैक्सिमम लिमिट 32 है, 35 तक ये बियर कर लेता है। 35 से ऊपर फिर इसकी जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। सॉइल टेम्परेचर बेटर स्प्राउटिंग के लिए कि अगर आपके पास थर्मामीटर मौजूद है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड जब सॉइल का टेम्परेचर होगा, या जिस मीडियम में आप इसको ग्रो करना चाहते हैं उसका टेम्परेचर होगा, तो अच्छी जर्मिनेशन और स्प्राउटिंग होगी। जिंजर की ग्रोथ 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रुक जाती है। इसको बोल्ड करके इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऊपर भी रेंज हमने बताई 15 से 32। हमारे यहाँ जब नवंबर एंड पे सर्दी पड़ती है तो उस वक्त टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो उस वक्त इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। और आजकल जब सर्दी इख्तिताम पजीर हो रही है, और ये सेंट्रल पंजाब की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें हमारे यहाँ तकरीबन 3rd वीक से 4th वीक जो फरवरी का होता है उसमें अगेन 15 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है। ये मिनिमम नाइट टेम्परेचर की बात हो रही है। दिन के वक्त तो हमारे पास 25, 27, 28 तक भी जाता है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं मिनिमम नाइट टेम्परेचर की। वो 15 डिग्री से ऊपर स्टेबल होगा तो बेस्ट टाइम है किसी भी एरिया में। सिंध से दोस्त बैठे हैं हमारे साइंटिस्ट, तो वहाँ पे ये टेम्परेचर जो हमारे यहाँ इस वक्त आ रहा है, ये 1 महीना पहले ही अवेलेबल हो जाता है, यानी जनवरी के अंदर ये टेम्परेचर इनको मिल जाता है। स्पेशली इनके कोस्टल एरियाज जो हैं, ठट्ठा बदीन का एरिया, वहाँ पे फ्रॉस्ट का खतरा नहीं होता, वहाँ पे टेम्परेचर स्टेबल रहता है। मैं आगे पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे केटी बंदर के इलाका में जिंजर का ट्रायल इस वक्त चल रहा है। हमारे यहाँ सर्दी में आके इसके पत्ते बिल्कुल ड्राई अप हो जाते हैं फ्रॉस्ट की वजह से, लेकिन वहाँ पे स्टिल ये ग्रीन चल रहा है, सिर्फ ये फेवरेबल टेम्परेचर की वजह से। तो वहाँ इसकी प्रोडक्शन हम ज़्यादा बेहतर ले सकते हैं सिंध के कोस्टल एरिया में। बाकी ये वाटर लॉगिंग, ड्राउट और सैलिनिटी और फ्रॉस्ट, चारों जो स्ट्रेस हैं उनके लिए ये सेंसिटिव है, इससे बुरी तरह मुतासर होता है। हमें सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के ही इसकी जो कल्टीवेशन है वो करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल ये किस नेचर की होगी, तो अदरक अच्छा उगेगा, उसमें सैंडी लोम, क्लेई लोम भी चल सकती है। अलूवियल सॉइल यानी कि जो दरियाई इलाके की ज़मीन होती है, दरिया के साथ साथ जो रकबे होते हैं, वो इसके लिए आइडियल हैं। रेड लेटरिटिक सॉइल्स, मसलन सुरख रंग की जो ज़मीनें होती हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है, वो भी इसके लिए बेस्ट मानी जाती हैं। ग्रेवली सॉइल, जिनमें छोटा छोटा पत्थर मौजूद होता है, वो सॉइल के क्लॉड्स नहीं बनते, यानी ढीले नहीं बनते, वो सॉइल आपस में जुड़ती नहीं है, उसकी ड्रेनेज अच्छी होती है, वो भी इसके लिए बेस्ट सॉइल है। दूसरा, सॉइल की ड्रेनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बड़ी मेहनत करते हैं, हीट से भी पौधे को बचा लेते हैं, शेड नेट का इस्तेमाल करते हुए मॉइस्चर मेंटेन करते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के तहत सॉइल का मॉइस्चर कंजर्व रखते हैं, मल्चिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मॉनसून के सेट होते ही हमारे यहाँ हाई रेनफॉल शुरू हो जाती है। अगर प्रॉपर ड्रेनेज ना हो तो सारी मेहनत वो ज़ाया हो जाती है। फंगस और इस तरह के रॉट, बैक्टीरियल रॉट, फंगस रॉट, उससे क्या होता है कि पौधा बुरी तरह मुतासर होता है और यील्ड हमारी समटाइम ये होता है कि पूरा क्रॉप फेलियर भी हो जाता है। तो इसलिए ड्रेनेज का बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद लूज सॉइल, फ्राइबल सॉइल और 30 सेंटीमीटर डेप्थ की सॉइल, यानी जितनी सॉइल पोरस होगी, लूज होगी, ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर ज़्यादा होगा, उतनी अदरक के लिए अच्छी है। आइडियल पीएच की बात करें तो 5.7 से 6.5, ये इस पीएच के ऊपर जिंजर सारे न्यूट्रिएंट्स जो आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं या सॉइल के अंदर हैं उनको आसानी से टेकअप कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं वो अल्कलाइन कैल्केरियस है, उनकी पीएच 8 से ऊपर है। पोठवार की हम बात कर रहे हैं, पोठवार में हमारी ज़मीनें निस्बतन बेहतर हैं। यहाँ तो हम जब रिपोर्ट्स देखते हैं या सॉइल टेस्ट कराते हैं, आपको 8.4, 8.5 और कहीं कहीं 9, कहीं कहीं 9.5 तक पीएच मिलती है, जो कि बहुत डेंजरस है अदरक के लिए। और रिपोर्टेड है कि 8 पीएच से ऊपर अदरक की ग्रोथ रुक जाती है। जबकि पोठवार के अंदर हमें न्यूट्रल सॉइल्स भी मिलती हैं और स्लाइटली एसिडिक सॉइल्स भी लकीली मिल जाती हैं। जो फार्मर मेहनत करते हैं सॉइल के ऊपर, सॉइल को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं,
आमिर शहजाद साहब बैठे हैं, इनकी सॉइल की पीएच माशाल्लाह बहुत अच्छी है और रिज़ल्ट भी आपके सामने है। तो सॉइल का एक बड़ा मेजर रोल है किसी भी क्रॉप के लिए। तो जिंजर जो कि एक वीक रूट सिस्टम वाली और शैलो रूट सिस्टम वाली क्रॉप है, इसमें इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। सॉइल की बल्क डेंसिटी यानी कि सॉइल का जो हार्ड कितनी होगी, ठोस कितनी है, उसमें क्लॉट्स कितने बनेंगे, वो सॉइल बल्क डेंसिटी हमें वो टेस्ट बताता है। तो 1.2 से नीचे इसकी बल्क डेंसिटी होगी तो वो सॉइल अच्छी है। 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अगर डेंसिटी हाई होती है तो जितनी हाई होती जाएगी उतनी अदरक के लिए नामौजूद है। ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा, अदरक हाई ऑर्गेनिक मैटर लविंग क्रॉप है, शेड लविंग भी है और हाई ऑर्गेनिक मैटर लविंग क्रॉप है। लैंड प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है? जितना आप ऑर्गेनिक मैटर वेल इन टाइम इसमें डाल सकते हैं डालना चाहिए। मतलब इसमें जितना अवेलेबल है आप डालें। 2-3 महीने पहले अगर आपके पास अपना कोई डेयरी वाले एनिमल्स हैं, उनका वेस्ट आप स्टोर रखते हैं, किसी हमसाये का है, साथ कोई फार्म है, वहाँ से आपको अवेलेबल होता है, तो वेल इन टाइम आप अपनी सॉइल में उसको मिक्सअप कर लें। तो 30 टन से लेके 50 टन तक ये गोबर, ये वज़न इसका डिपेंड करेगा कि गोबर गीला है या वो ड्राई है, वो सारे फैक्टर्स होते हैं। नॉर्मली 10 से 12 ट्रॉलीज तक आप डाल सकते हैं। और हमारे यहाँ ये होता है कि 4-5 ट्रॉलीज फी एकड़ डाली जाती हैं। जो लोग बाकी फसलों में रूढ़ी इस्तेमाल करते हैं या गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आप कह लें कि डबल से भी थोड़ा ज़्यादा अगर आप एडअप कर लें तो इसके लिए अच्छा है पहले साल जब आपने जिंजर कल्टीवेशन स्टार्ट करनी है। और साथ अगर आप ग्रीन मैन्योरिंग कर लें किसी भी लिग्यूमिनस क्रॉप की, लाइक जैसे जंतर होता है, ग्वारा होता है, बरसीम होता है, तो जिससे नाइट्रोजन फिक्स होती है सॉइल के अंदर, तो वो इसके लिए सोने पे सुहागा के हो जाता है कि एक तो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है और सॉइल आपकी बेहतर हो जाती है। फिर एक सॉइल सॉइलाइजेशन उसे कहते हैं कि टनल फार्मर्स जो हैं उनके पास पुराना शॉपर होता है, खीले के मिर्चों के ऊपर वो डालते हैं, तो उस शॉपर को शॉपर से सॉइल को कवर कर देंगे 30 से 40 दिन के अंदर। धूप अगर डेली निकल रही है तो आपकी सॉइल जो है वो सोलराइज्ड हो जाएगी, या उसे हम कहते हैं सोलराइजेशन या सॉइल की स्टेबलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। उससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पैथोजन जो बाद में क्रॉप के ऊपर नुकसानदेह हो सकते हैं उनकी तलाफी हो जाती है और बड़ी हद तक उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है और बाद में फिर क्रॉप के ऊपर प्रेशर नहीं बनता। और फिर जब अपने तैयार करनी है ज़मीन से 2 से 3 जो है ना वो हल चला के क्रॉस वाइज आप उसको लैंड को प्रिपेयर कर लें। फिर अगला सबसे इम्पॉर्टेंट सीड, जो कि जिंजर के केस में बड़ी प्रेशियस कमोडिटी है, क्योंकि इसमें 800 kg से लेके 1000 kg तक सीड के साइज पर डिपेंड करेगा, यानी 1 टन फी एकड़ सीड रिक्वायर्ड होता है। तो ये अच्छी खासी इस पे कास्ट आती है। जो हम अदरक खाते हैं वही इसका सीड होता है, जैसे लाइक आप पोटैटो कह सकते हैं। तो सारी दुनिया में इसको राइजोम से या टिश्यू कल्चर प्लांट से सीड मल्टीप्लाई करके ही ग्रो किया जाता है। सीड का साइज़ फिर अगेन डिपेंड करेगा पर पीस जो साइज़ है उसमें 2 से 3 आईबर्ड्स होगी और एक पीस का साइज़ 14-15 ग्राम से लेके 55-56 ग्राम तक जो है वो हो सकता है। इससे ज़्यादा रखा जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं है, आपका सीड ज़्यादा लगेगा, खर्चा ज़्यादा आएगा। पर पीस 2 से 3 जो हैं आँखें वो इंश्योर करनी है आपने, फिर आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन स्टैंड इसमें से मिलेगा। ये हमारे फैसलाबाद में मुख्तलिफ वैरायटीज़ का जो सीड हम हार्वेस्ट करते हैं 250 पिक्चर। प्लांटिंग टाइम, थोड़ी सी बात इस पर पहले भी हुई। अगेन 15 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर स्टेबल हो जाए, सबसे एंड पे लिखा होता है मिनिमम क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर जिंजर सोइल, तो वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि 15 डिग्री एक हम रूल के तौर पे माइंड में रख रहे हैं, लेकिन अगर सम टाइम क्लाइमेट चेंज हो रही है, हमारे यहाँ क्या होता है कि विंटर प्रॉन्ग कर जाता है और थोड़ा सा और फिर स्प्रिंग स्किप हो जाती है और शदीद फिर साथ ही हीट आती है और समर आ जाता है। तो पिछले 2-3 सालों से ऐसे चल रहा है। तो उस केस में फिर आपने ज़्यादा सोइंग लेट नहीं करनी, आपने क्या करना है कि 13 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसको मद्देनज़र रखते हुए
थोड़ा रिस्क ले लेना है। लेकिन 13 से नीचे फिर ये होता है कि अगर टेम्परेचर आपका 8, 10, 11 मिनिमम नाइट टेम्परेचर इतना चल रहा है तो उसमें क्या होगा कि आप उसको पानी देंगे स्प्राउटिंग के लिए, लेकिन वो रॉटनिंग शुरू हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपने इसमें इंश्योर करना होता है। अब प्लेन एरियाज़ में नॉर्मली अगर हम पंजाब की बात करें तो एंड फरवरी से लेके मिड मार्च तक ये नॉर्मल कंडीशंस में आइडियल टाइम होता है कि आप जिंजर की प्लांटिंग कर लें। जबकि जो लो हिली एरियाज़ हैं या जैसे पोठोहार का हमारा रीजन है वहाँ मिड मार्च से मिड अप्रैल तक आइडियल टाइम होता है। लेकिन अगेन आपने अपनी फोरकास्ट देखनी है। किसी भी एरिया के हवाले से अगर KPK से लोग हैं तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा ठंडे इलाकों में कि आपको एंड अप्रैल तक जाना पड़े। तो जब भी 13 से ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर आपको टेम्परेचर मिले तो उस वक्त आप इसकी सोइंग कर सकते हैं। और सिंध की हम बात करेंगे तो वहाँ पे तो जनवरी में इसकी सोइंग जो है वो की जा सकती है टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए। जर्मिनेशन के लिए बेस्ट टेम्परेचर 22 से 25। अगर कोई कंट्रोल कंडीशन में इसको जर्मिनेट कराना चाहता है, जैसे हमारे फार्मर प्रोग्रेसिव फार्मर्स बैठे हैं कासिम मिस्टर साहब और रामेश शहजाद साहब, ये अर्ली नर्सरी भी ग्रो कर लेते हैं कि एक आप छोटा कमरे के अंदर टेम्परेचर मेंटेन कर लें 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहाँ पे आप सैंड के अंदर इसको स्प्राउटिंग के लिए लगा दें। तरीका आपको आगे बताते हैं सैंड में कैसे लगाना है। तो या किसी ऐसे मीडियम में जहाँ उसको जस्ट आपने मॉइस्ट एनवायरनमेंट देना है तो आप अर्ली नर्सरी भी ले सकते हैं। जब बाहर फेवरेबल टेम्परेचर हो तो आप ट्रांसप्लांटिंग कर दें। इससे आपका 1 से 1.5 महीना टाइम जो है वो अर्ली आप प्लांटिंग कर सकते हैं। वही बात कि विंटर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जितना जल्दी मुमकिन हो सके अदरक की सोइंग करनी चाहिए। और क्रिटिकल टेम्परेचर जो मिनिमम है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। सीड को प्रिपेयर करना है। किसी भी सीड को हम सोइंग से पहले तैयार करते हैं तो इसमें कैसे होगा कि इसको आप सीड ट्रीट करें। आप कमर्शियल स्केल पर अदरक उगा रहे हैं तो आप फंजीसाइड से और बैक्टीरियासाइड से उसको ट्रीट कर लें। तो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, बेंजोथायोजोलिनोन एक बैक्टीरियासाइड है, इसको 2 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से आप सोल्यूशन बनाएंगे अपने सीड के वॉल्यूम के हिसाब से, और उसके अंदर आप 5 से 10 मिनट के लिए इसको डिप कर देंगे सीड को किसी जाली वाले बोरे में या जाली वाले थैले में डाल के, और उसी सोल्यूशन को आप 5 से 6 बार इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि वो गंदा ना हो जाए। क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स भी देखनी है और हम उसको कहते हैं कि 1-2 बार के बाद आप फ्रेश बनाएं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स हमने करके देखा है कि 5, 6, 7 बार तक भी जब तक वो सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता तब तक भी इस्तेमाल करने से फ़ायदे हासिल हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई इसको किचन गार्डनिंग लेवल पे लगा रहा है या जैसे हम होम गार्डनिंग कहते हैं तो उस वक्त आप फिर ये केमिकल्स की तरफ ना जाएं। तो उसमें सिंपल टर्मेरिक पाउडर, अगर आपके पास खालिस टर्मेरिक पाउडर मौजूद है घर के अंदर तो उसका सोल्यूशन बनाएं, उसमें डिप करके भी आप काम चला सकते हैं। और एलोवेरा जेल जो होती है उससे भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सबसे सीड ट्रीटमेंट से भी इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि जब आपने बड़े पंजे को छोटे पीसेस में काटना है, काटने के बाद उसको ड्राई करना है। ड्राई शेड में करना है, हवादार जगह पे करना है। वो 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। अगर क्लाउडी है, ठंड है, नमी ज़्यादा है तो 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। ड्राई करने का मकसद ये होगा कि जहाँ से आपने उसको काटा है छुरी से या हाथ से तोड़ा है वहाँ से हीलिंग करवाना ज़रूरी है। अगर हीलिंग नहीं कराएंगे, डायरेक्ट सोइंग कर देंगे तो पैथोजन की एंट्री इजीली हो जाएगी और रॉटनिंग की और फंगस और डिजीज़ के फैलने के चांसेस वो इंतहाई दर्जे तक बढ़ जाएंगे। 1 से 2 दिन कम से कम आप उसको ड्राई करेंगे। फिर आप सीड ट्रीटमेंट करने के बाद भी 12 घंटे से लेके 1 दिन तक उसको ड्राई करें, फिर आप सोइंग करें। ये सारा प्रोसेस आप धूप में ना करें, साए वाली जगह पे, हवादार जगह में करें। रेत में कैसे लगाना है थोड़ा क्विकली चलते हैं। रेत में लगाने के लिए सैंड में प्री स्प्राउट यानी कि अदरक को हम डायरेक्ट भी सो कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब आपको श्योरिटी हो कि जो आप सीड इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी जो जर्मिनेशन है वो मोर देन 80-90% है तो उस वक्त आप इसको डायरेक्ट भी सो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको डाउट होता है तो
उस वक्त फिर या आप अर्ली नर्सरी की तरफ जाना चाहते हैं, बाहर अभी टेम्परेचर फेवरेबल नहीं हुआ, तो उस वक्त प्री स्प्राउटिंग का एक अमल है, यानी कि अदरक को पहले फुटा लेना। तो उसमें 25 से 30 दिन कम अज़ कम दरकार होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपने 2 से 3 इंच की तय रेत के नीचे लगानी है, उसके ऊपर किसी डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखना। जो आपने पीस तैयार किए हैं तोड़ के उनको सीड ट्रीट कर लिया, उनको आपने सिंगल लेयर में फैला दें और 1 से 2 इंच तय लगा के फिर रेत की आप उसको डाल दें और उसके बाद उसको जस्ट छिड़काव करके फुहारे के साथ या पाइप के साथ नमी आपने एक दफ़ा प्रोवाइड कर देनी है। फिर आपने ख्याल रखना है कि रेत सूखे ना, जब आपको लगे कि अब सूखना शुरू हो गई है फिर उसको हल्की सी नमी दे दें। ओवर इरीगेट नहीं करना। और जो है सैंड है उसको आपने कच्ची जगह पे ये सारा मैकेनिज़्म बनाना है कि अगर कोई एक्सेस वाटर है तो वो कच्ची जगह पे वो लीक डाउन हो जाए। पक्की जगह पे करना है तो फिर बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है कि एक्सेस वाटर आप ना दें। प्लांटिंग मेथड वॉक एंड टनल रिक्वायर्ड होती है। 3 तरह की टनल्स होती हैं, लो, मीडियम और हाई। हाई टनल इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लो में भी काम नहीं चलता। तो वॉक एंड टनल जिसमें हम आसानी से चल सकें वो नॉर्मली आधी या पौनी इंची के पाइप की बनाई जाती है। बांस की भी लोग बना देते हैं और भी वे आउट्स हैं, एंगल की भी बन जाती है। लेकिन आपने अपनी जेब के हिसाब से, अपनी इस्तेदाद के हिसाब से जो मटीरियल आप चूज़ करना चाहें, जिसकी पाइप की बनाएंगे जिसकी लाइफ 20-25 साल होगी और बांस की बनाएंगे तो हो सकता है 3-4 साल बाद आपको बांस रिप्लेस करने पड़ जाए। तो उस मटीरियल की आपने वॉक एंड टनल जिसकी 7 फीट हाइट हो के बंदा या आपकी जो लेबर है वो उसमें से चल सके, फील्ड ऑपरेशन कर सके, वो बनाने के बाद फिर ब्लैक नेट या ग्रीन नेट हमने यहाँ लिखा गया है, लेकिन ग्रीन नेट अब हम डिस्कस करते हैं। पिछले 3 साल से हमने देखा है कि ये हीट वेव आने की वजह से ग्रीन नेट के नीचे क्रॉप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। खर्चा तो हमने करना ही है, तो ब्लैक नेट जिसके सबसे अच्छे रिजल्ट हैं तो वो इस्तेमाल किया जाए। हाँ, एक कुछ छोटे पैमाने पे लगाना चाहता है और उसके पास ये नेट ब्लैक नेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उसने घर के खाने के लिए लगाना है, तो वो ये काने की सिक्कियाँ वो गांव में हर जगह से मिल जाती हैं, तो वो उसका शेड प्रोवाइड करके भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं। आप इसकी छोटे पैमाने पे प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन बड़े स्केल पे सिक्की लगा के इसकी प्रोडक्शन लेना, उसकी हैंडलिंग और सारे वो उतनी फ़ायदेमंद नहीं रहते। पोठोहार या हिली एरियाज़ में 50 से 60% शेड पे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और मज़ीद हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी अभी चल रहे हैं। और क्योंकि विद द चेंज ऑफ क्लाइमेट पाकिस्तान जो है मोस्टली जो है वो हिट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से। हर आने वाला साल जो है पिछले साल से सीवियर होता है, तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये टेक्नोलॉजी को भी हम दिन ब दिन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पौधे से पौधे का फासला कितना रखना चाहिए, उस केस में जो प्लेन एरियाज़ हैं जहाँ पे इसका साइज़ छोटा बनता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम बड़ी कोशिश करके भी जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन आती है फैसलाबाद, जड़ांवाला, चिचावतनी, जो हम पिछले कोई 7-8 साल से एक्सपेरिमेंट इधर किए हैं फार्मर फील्ड पे भी, तो उसमें 500 ग्राम, 600 ग्राम या एक साल हमें 700 ग्राम फी पौधा मिला था। यानी ये मैक्सिमम आप कह लें कि लिमिट है जितनी भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और वही वैरायटी, वही प्लांट्स जब पोठोहार में माशाल्लाह लगते हैं तो वहाँ प्रोडक्शन 2.5 kg तक भी इवन मोर चली जाती है। तो उस लिहाज से यहाँ पे 8 इंच फासला जो है पौधे से पौधे का वो सफिशेंट होता है, और जबकि हिली एरियाज़ में आप इसको 12 इंच तक भी रख सकते हैं। तो ये इसके लिए अब जो कतार से कतार का फासला है वो 2 फीट सफिशेंट होता है। फरो या बेड मेथड, प्लेन एरियाज़ में फरो मेथड भी अच्छा रहता है कि आप पहले इसको छोटी खाली में लगाते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मट्टी चलाते जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता है कि आप इरीगेट कर रहे हैं तो ज़्यादा आप उसको पानी ना दे दें, उसमें फिर फंगस और रौटने का होता है। तो बेड मेथड इन सारे इस लिहाज से, ड्रेनेज के लिहाज से भी और जो आप कहते हैं इरीगेशन के लिहाज से भी ये अच्छा रहता है। तो पोठोहार में प्रेफरी बेड मेथड को किया जाता है, चूँकि वहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं। हमने वहाँ भी एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं, फरो मेथड पे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते जितने बेड मेथड के ऊपर आते हैं। तो सीड की जो डेप्थ है वो 1 से 2 इंच, अगर सीड का साइज़ छोटा है तो आप डेप्थ थोड़ी रखेंगे, अगर सीड का साइज
साइज़ बड़ा है तो आप उसकी डेप्थ ज़्यादा रखेंगे, यानी जितना सीट का साइज़ है उससे डबल जो है आप मट्टी ऊपर दे सकते हैं। ये थंब रूल है। ये हमारे वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो जिंजर लगाने का तरीका या इरीगेशन सिस्टम पे ये फरो मेथड है। मल्चिंग बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है अदरक के हवाले से, क्योंकि इसमें एक तो वाटर की सेविंग होती है, टेम्परेचर को कंजर्व रखता है और वीड्स को भी बड़ी हद तक ये कंट्रोल रखता है। नीचे जो माइक्रो क्लाइमेट है सॉइल की उसको बेहतर करता है। जो सॉइल के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज हैं या हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देती है, और जो हमारी फसल के ऊपर चाहे अदरक है चाहे कोई भी फसल है उसके लिए इसका फ़ायदा ही है। तो ये राइस स्ट्रॉ की भी आप कर सकते हैं, पैडी स्ट्रॉ, शुगर केन की जो लीव्स होते हैं जिसे गन्ने की खोड़ी कहते हैं उसके भी कर सकते हैं, और पहाड़ी इलाकों में पाइन नीडल्स उसकी भी आप मल्चिंग इसमें कर सकते हैं। और 2 से 3 मल्चिंग नॉर्मली इसमें की जाती हैं। अगर 3 कर लेंगे आप तो बेस्ट है। पहली हैवी मल्च करनी पड़ती है, बाद में जहाँ से मल्च थोड़ी डिप्लीट हो जाती है वहाँ आपने फिलिंग करनी होती है। तो मल्च आप मेंटेन रखेंगे तो 90 से 120 डेज तक तो फ़ायदा ही फ़ायदा। फिर जब बारिशें शुरू होती हैं तो उस वक्त फिर क्योंकि हाई रेनफॉल होती है तो उस वक्त मल्चिंग की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये इसमें मल्चिंग के फ़ायदे हैं। ऊपर आपने मल्च कर दिया तो मल्च के अंदर से ये इसका नोकीला स्प्राउट होता है, ये खुद ही निकल आता है। यानी इसमें हमें वरी करने की जरूरत नहीं होती कि ऊपर अगर पराली आ गई है या खोरी या पाइन नीडल्स आ गए हैं तो पौधा निकलेगा कैसे, तो वो खुद ही निकल आता है। फर्टिलाइजर्स, हाँ ये हमने थोड़ा वाइजली इसमें चूज़ करने होते हैं कि एसिडिक फर्टिलाइजर्स हम चूज़ करें जो एसिडिक इन नेचर हों। अपनी सॉइल का एनालिसिस करवाने के बाद, मसलन अगर एक सॉइल है जिसकी pH 8.5 से भी ऊपर है तो उसमें फिर हमें जो फर्टिलाइज़र चूज़ करने हैं वो डिफरेंट होंगे, और एक सॉइल जो पहले न्यूट्रल है उसमें थोड़े डिफरेंट होंगे। तो उसमें लिस्ट जो हमने की है, सिंगल सुपर फास्फेट अदरक के लिए बेहतर है, ट्रिपल सुपर फास्फेट भी बेहतर है। ये नॉर्मली फील्ड में थोड़ा इसकी क्वालिटी पे इशू होता है। इसके सैम्पल्स जो हमारी लैब्स में आते हैं जो डिपार्टमेंट भेजता है तो उसमें मसले मसाइल आते हैं। तो ये अगर आपको इंश्योर पहले आप कर लें कि वो अच्छे सोर्स से है, अच्छी कंपनी की है, तो फिर ही आप उसको इस्तेमाल करें। फिर एक मोनोमोनियम फास्फेट है, एक डाइमोनियम फास्फेट होती है, ये भी एक मोनोमोनियम फास्फेट। तो मोनोमोनियम फास्फेट को प्रेफर किया जाता है अदरक में। फास्फोरिक एसिड इरीगेशन सिस्टम जो इस्तेमाल करते हैं फार्मर, टनल फार्मर्स, वो फास्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो उन ज़मीनों में जहाँ पे हमारे यहाँ जैसे pH ज़्यादा है वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तो इसकी भी आगे मैं आपको डोज बताता हूँ, लिटिल डोज में हमने चलाना होता है। लेकिन पोटोहार रीजन में हम फास्फोरिक एसिड रिकमेंड नहीं करते, ना इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे सिंपली ये जो एसिड फर्टिलाइज़र हैं अदर दैन फास्फोरिक एसिड उनसे ही अच्छी यील्ड मिल जाती है। फिर पोटाशियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटाश और नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पे अमोनियम सल्फेट, ये सारी खादें और इवन नाइट्रोफास भी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। हमारे फार्मर बैठे इस्तेमाल करते हैं और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको मिल रहे हैं। ये एक रेसिपी हमने बनाई है, डेली बेसिस के ऊपर डोज भी निकाली है। आप उसको वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया और लोकेशन टू लोकेशन। तो मोनोमोनियम फास्फेट और SOP ये बेसल डोज में आप देंगे 12.5 किलो MAP और 20 kg जो है वो SOP। ये आपने 1 टाइम बेसल डोज दे देनी है, उसके बाद प्लांटिंग कर देनी है। ये लैंड प्रिपरेशन में भी आप कर सकते हैं, या लैंड प्रिपेयर करके बेड बना के बेड के ऊपर मिक्स करते हैं। ये अहमद शहजाद साहब बैठे, इनका आइडिया बड़ा हमें पसंद आया। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक मैटर जिस बंदे के पास कम है, या कई लोग अपनी कंपोस्ट बना लेते हैं, उनके पास वर्मी कंपोस्ट भी लोग आजकल बनाते हैं, माशाल्लाह इनोवेटिव फार्मर्स हैं। तो वो क्या करें कि सारे खेत में 30 से 50 टन या 10 से 12 ट्रॉलियाँ ऑर्गेनिक मैटर डालने की बजाय वो सिंपल ये भी कर सकते हैं कि अपना पूरा लैंड प्रिपेयर करें, बेड्स बनाएं और बेड्स के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर या फर्टिलाइजर सिर्फ उन बेड्स के ऊपर ही डालें। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ी ऑर्गेनिक मैटर से या थोड़ी खाद से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। फिर उसके बाद 31 से 60 दिन की जब फसल होगी तो उस वक्त अमोनियम सल्फेट 12.5 किलो इस 1 महीने में चलेगी।
और MAP 1.25 किलो सिर्फ, और जो फास्फोरिक एसिड है वो 0.8 kg होता लिक्विड है, लेकिन एसिड को केजीज में वो किया जाता है, रिकमेंड भी और वेट किया जाता है इसका। तो 0.8 kg का मतलब 800 ग्राम आपने इस महीने में इस्तेमाल करना है। ये उन ज़मीनों में इस्तेमाल करना है जहाँ पे pH 8 से ऊपर है। और SOP जो है सल्फेट ऑफ पोटाश वो 2 kg। आगे इनके डेली की डोज भी लिखी हुई है, लेकिन आपने जब भी ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के साथ इसको इरीगेट करना है तो नॉर्मली हम डेली पानी नहीं दे रहे होते। आपने मल्चिंग की हुई है, आप वीकली दे रहे हैं या वीक में 2 बार दे रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा था बाहर नमी का तनासब क्या है, वेपोरेशन लॉसेस क्या है, आपने कुछ शेड नेट भी दिया हुआ है। तो उन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आप वीक में 1 बार पानी देते हैं तो जो डेली डोज है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपकी वीक की डोज बन जाएगी। और अगर कोई ऐसा बंदा है कि वो ड्रिप के बगैर नहीं कर रहा, छोटे पैमाने पे लगाया हुआ है, वो शावर के साथ या पाइप के साथ वो काम चला रहा है, तो वो उसको मंथली बेस पे भी उसकी पहले टॉप ड्रेसिंग करके फर्टिलाइजर दे दे और बाद में पानी दे दे। यानी कि हमने देखा कि कुछ फार्मर्स क्या करते हैं कि फारे के अंदर फर्टिलाइजर डाल के भी डेली बेसिस पे वो दे रहे होते हैं, तो उससे पत्ते के ऊपर, पत्तों के ऊपर, पौधे के ऊपर स्ट्रेस आता है और उससे क्या होता है कि एक्सेसिव जो फर्टिलाइज़र ऊपर पड़ने की वजह से बर्निंग फिर हो जाती है। तो ड्रिप के साथ फर्टिलाइज़र देना है या फिर आपने मैनुअल फर्टिलाइज़र दे के फारे के साथ पानी देना है, तो ये तरीका इसमें होता है। फिर जब क्रॉप की स्टेज बढ़ जाती है, टिलर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ी सी उसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो वो फिर अगले 61 से 120 दिन तक आपने अमोनियम सल्फेट 37.5 kg, MAP 4.25 किलो और फास्फोरिक एसिड तकरीबन 2 किलो 400 ग्राम और 6 किलो SOP। और इसकी भी आगे डेली डोजेज लिखी हैं, ये लिटरेचर में भी सारी चीज़ें आपके पास फाइल कवर के अंदर मौजूद हैं। तो बस इसको मैं अब क्विकली चलता हूँ ताकि हम अगले मरहले की तरफ बढ़ें। फिर 121 दिन से 210 दिन की जब क्रॉप होती है तो उसकी फिर मज़ीद रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती हैं और डोज भी डेफिनेटली बढ़ती है। तो टोटल टॉप पे आप देखें 30 kg इसको नाइट्रोजन अगर हम दे दें पूरे क्रॉपिंग सीजन में, तो वो किसी भी शक्ल से दे दें, कोशिश करें उस सोर्स से दें जो हमारी ज़मीनों के लिए अच्छा है, जैसे आपको बताया। और 20 kg अगर फास्फोरस दे दें और 20 kg इसको दे दें पोटाश, तो इसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेकिन जब आप सॉइल का टेस्ट कराएंगे, आप पहले देखेंगे कि जो आपकी सॉइल के अंदर पहले उसकी फर्टिलिटी लेवल क्या है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इस रिक्वायरमेंट को, इस रिकमेंडेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं किसी ज़राई माहिर से मशवरा करने के बाद। इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेजेस, यानी कि इस 3 स्टेजेस, हर फसल की क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं। तो इसकी जो पहली स्टेज है वो जर्मिनेशन स्टेज पे आपने इरिगेशन का बहुत ख्याल रखना है कि मॉइस्चर में बिल्कुल भी वो ड्राई ना हो, जो भी आपका मीडियम है। और सेकंड जो है राइजोम इनिशिएशन स्टेज, जब राइजोम बनना शुरू होता है वो 90 दिन के बाद राइजोम नीचे बनना शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट उसकी शुरू हो जाती है। वो उस वक्त भी इरिगेशन का बहुत ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। और तीसरी स्टेज होती है राइजोम डेवलपमेंट या राइजोम की स्वेलिंग, यानी कि उससे मोटाई में साइज़ गेन करना है। तो उस वक्त 135 दिन का जब फसल होती है तो उस वक्त आइडियल वो टाइम होता है कि जब उसने अपना साइज़ गेन करना, तो उस वक्त भी इरिगेशन का हमने ख्याल रखना होता है। तो ये स्केड्यूल बना दिया है कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट, इसमें शेड नेट आ गया तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और सॉइल टू सॉइल, एरिया टू एरिया, सारी चीज़ें ये वेरी करती हैं। अगर एक जगह पे बाहर नमी कम है तो अंदर वेपोरेशन लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, अगर बाहर नमी है तो अंदर वेपोरेशन लॉसेस भी नहीं होते। जैसे आमिर शहजाद साहब बैठे हैं, लास्ट ईयर अगस्त के बाद दिसंबर तक, हार्वेस्टिंग तक इन्होंने एक भी इरीगेशन नहीं दी। बारिशों की वजह से ही ऊपर शेड नेट का कवर तो हम रखते ही हैं पूरा साल, तो सारी जो इरीगेशन है वो रेन से ही होती है। फर्टिलाइज़र ये देते रहे मैनुअल या उसको इन्होंने स्प्रे के साथ ऊपर NPK वगैरह का स्प्रे करते रहे और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का और ग्रोथ रेगुलेटर्स का। वीडिंग, इसमें 1 से 2 वीडिंग्स हमें करनी पड़ती हैं, स्पेशली जब पौधा छोटी स्टेज पे होता है। जब फिर पत्ते और टिलर्स निकल आते हैं और उसका एक अपना कवर बन जाता है तो उस वक्त फिर वीड्स का प्रेशर कदरे कम हो जाता है। अर्दिंग, आप मट्टी चढ़ाने का अमल,
ये भी ज़रूरी है कि राइजोम जो बन रहा होता है, स्पेशली जब राइजोम डेवलपमेंट स्टेज है, उस वक्त इसके राइजोम एक्सपोज नहीं होने चाहिए, वरना वो ग्रीन हो जाते हैं और उससे क्वालिटी डिटीरियोरेट होती है। डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट के हवाले से डॉक्टर वसीम वाज साहब का पूरा लेक्चर है, वो इंशाल्लाह इस पर आपको बताएंगे। अदरक के ऊपर हार्वेस्टिंग, फिर जब 15 डिग्री से टेम्परेचर नीचे ड्रॉप करेगा तो फिर वो टाइम होता है कि इसमें अब मज़ीद ग्रोथ नहीं करनी, आप उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। कोई नवंबर दिसंबर के अंदर ये टाइम होता है कि आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सीड वाली फसल को आप थोड़ा प्रलॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे वो हमारे पास स्टोरेज नहीं होती, तो हम सॉइल के अंदर ही उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें ख्याल रखना है कि सॉइल जो है वो ज़्यादा सॉगी ना हो, उसके अंदर ज़्यादा मतलब मॉइस्चर ना हो, ताकि कहीं सीड सॉइल के अंदर रॉट करना ना शुरू कर दे। ये हार्वेस्टिंग की स्टेज पे ये फैसलाबाद की हमारे इदारे की पिक्चर है कि फ्रॉस्ट के बाद फिर ये पत्ते बिल्कुल इसके ड्राई हो जाते हैं। हल्दी के केस में भी ऐसे ही होता है, हल्दी भी इसी फैमिली से है, तो इस वक्त ये इंडिकेशन है कि ये रेडी है फॉर हार्वेस्टिंग। पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग में इसकी क्लीनिंग, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ये बाद के मराहल पे इसको देखना पड़ता है। सीड प्रिजर्व करने के लिए आप अच्छे हेल्दी प्लांट्स को चूज़ करते हैं। स्टोरेज अगर करनी है 10 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने करनी है। 75% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उस तक रखना है, इसको ज़्यादा नहीं करनी, और कम ह्यूमिडिटी पे सीड शिवर्ड कर जाता है, तो बाकी उसको देखते रहें, क्योंकि फंगस या कोई ऐसा इसमें इशू तो नहीं है। पिट स्टोरेज मेथड भी है, लेकिन थोड़ा रिस्की है, ये एक्सपीरियंस फार्मर तो कर सकते हैं, नए फार्मर को ज़रा इसमें एहतियात की ज़रूरत है। ये आप 1 मीटर क्यूब का पिट बनाते हैं, उसमें नीचे सैंड की लेयर लगाते हैं, उसमें अदरक चीन देते हैं, और उसके बाद मतलब लेयर्स में अदरक रखते जाते हैं, और ऊपर फिर उसको टॉप को कोई लकड़ी या बांस के पीस लगा के ऊपर पॉलीथीन शीट से कवर करके परफेक्ट पाइप निकाल देते हैं, ताकि सीड की रेशन रहे। हाँ, ये थोड़ा इसमें हम एक हर ट्रेनिंग में ये बताते हैं कि वाइल्ड जिंजर भी पाकिस्तान में मौजूद है, लोगों के पास सीड है, ये इजीली बगैर टनल के हो जाता है, लेकिन ये बिटर जिंजर इसको कहते हैं, इसका वो टेस्ट नहीं है, इसके अंदर वो जिंजरोल कंटेंट नहीं है, तो जब मार्केट में जाता है तो वो फिर मार्केट वाले कहते हैं ये पाकिस्तानी अदरक तो इस काबिल ही नहीं है, कि इसको जो है वो देखने में अदरक जैसे लगता है, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ है। तो ऐसे बंदों से बचें जो ये कहते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है, ये आपसे हमसे 5,000 रुपये के जी ले लें, ये आपको टर्न नहीं बनाना पड़ेगा, ये वो इस तरह की हम डिस्कस कर रहे हैं, और बड़ी हद तक ये कंट्रोल में चीज़ें हैं। ये 5-6 साल पहले से ये कुछ लोग लगे हुए हैं, तो ये मेडिसिन इंपॉर्टेंस तो है, आप इसको लगा सकते हैं, हमारे पास भी मौजूद है, फ्री ले लगाएँ, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं है जिंजिबर ऑफिसिनेल का जो हम खाते हैं। ये जिंजिबर है, लेकिन जीरम बेट स्पीशीज़ और है, स्पीशीज़ का फ़र्क है। ये अब तक हमारे 5 स्टूडेंट्स जिंजर के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से यहाँ रिसर्च करके थीसिस कंक्लूड कर चुके हैं, और 3 थीसिस अंडर स्टडी हैं, जिसमें म्यूटेशन ब्रीडिंग के ऊपर थीसिस हैं, सोमा क्लोराइड वेरिएशन के ऊपर थीसिस हैं, जो करंट स्टडी है। अदरक की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ये हाई एंड पे अच्छे से अच्छा मटीरियल लगा के, जो अब तक मैंने कहा है, अब बांस लगा लेंगे, ड्रिप सस्ती लगा लेंगे, चीज़ों को कम करते जाएंगे तो कास्ट आपकी कम होती जाएगी। यानी अगर 12.5 लाख मैंने टनल का कहा है GI पाइप का, तो बांस का हो सकता है 50-60 हज़ार में आपका एकड़ के बांस आ जाए, मैक्सिमम 1 लाख आपका लग जाएगा। तो शेड नेट का भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जो है वो 12 लाख का, और इसी तरह डिप्लीकेशन सिस्टम भी अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वो 12.5 लाख का, और सीड भी जो है वो रीजनेबल प्राइस रख के हमने 10 लाख तक का, एक टन अगर 1000 kg के हिसाब से आप रफली इसको कह सकते हैं। बाकी मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी 3 से 4 लाख, तो ये तकरीबन 50 लाख की इन्वेस्टमेंट डॉक्टर साहब ने बताया था, हैवी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए छोटे पैमाने पे इसको करने की ज़रूरत है। पहले साल बड़ा रिस्क कोई भी ना ले, जितने मर्जी अल्लाह ने आपको सोर्सेज दिए हैं वो आप दूसरी जगह लगाएं, लेकिन अदरक जब आपने ग्रो करना है तो उसको सोच समझ के और सीख के और छोटे पैमाने से आपने करना है। अब खुशहाली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है पोठोहार में, उसमें इसको इंक्लूड किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हैवी जो है सब्सिडी इस पर फार्मर सपोर्ट के लिए दी गई है, और 3 सालों में 100 एकड़ लगने हैं। मैं बस रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर मैसेज चला जाए। और 32,90,000 पर एकड़ तक, यानी कि जो मैंने आपको बताया उसका 70% गवर्नमेंट दे देगी, और ये फार्मर परचेज मॉडल है, यानी कि हम फार्मर को स्टैंडर्ड्स हमने बता दिए, जो चीज़ें मार्केट में ऑलरेडी हमारे फार्मर लगा रहे हैं उसके मुताबिक उस क्वालिटी की
टनल, ड्रिप और शेयर नेट और सीड वो लगा लेंगे, बिल डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे। डिपार्टमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको उसका 70% रीइंबर्स कर देगा। तो ये टोटली इसमें फार्मर परचेज और फार्मर फ्रेंडली मॉडल है। डिपार्टमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है सिवाय आपको टेक्निकली गाइड करने के। अब कहीं से भी लेंगे, बस वो जो जिस फर्म से लेंगे वो इनकम टैक्स GST और PST रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए, क्योंकि वो ओवरऑल अकाउंट ऑफिस की वो रिक्वायरमेंट होती हैं। तो बाकी ये 10 एकड़ इस साल उसके लिए एप्लीकेशन कंक्लूड हो चुकी हैं। वो 10 के 10 फार्मर भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और 30 एकड़ अगले साल एप्लीकेशन मांगी है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो पोठोहार का बंदा है वही इससे फ़ायदा उठा सकता है। अगर कोई अदर दैन पोठोहार फार्मर जिसकी वहाँ पे उसने लीज़ पे भी कल्टीवेशन वो कर रहा है और उसकी लीज़ कम से कम 10 साल है, तो वो भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। ये आज का जो पॉजिटिव मैसेज आप लोगों के लिए है। तो उससे अगले साल 60 एकड़ होंगे और ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 सालों में 10 एकड़ खुशाब डिस्ट्रिक्ट, उसमें जो उसकी तहसील नौशहरा है, वादी सून का जो इलाका कहलाता है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा इंशाल्लाह। ये लास्ट ईयर की जो हमारी ऐड थी। बस अब ये कुछ पिक्चर्स हैं, मैं जस्ट आपको क्विकली दिखा देता हूँ। ये LRSP फार्म की, इससे पहले वाली हमारे फार्म की थी VRI की। ये LRSP फार्म मतलब फतेह साहब तशरीफ़ रखते हैं, इनके फार्म की हैं। ये उधर हार्वेस्टिंग डाटा लेते हुए। इस तरह ये आस्टल फार्म है, ये सुहावा जरब के पास, लेकिन पिंडी में इनका रखवा था। निश्तर फार्म इस्लामाबाद, कासिम निश्तर साहब बैठे हैं, इन्होंने बड़ी एफ़र्ट की है। ये हमारे साथ थाईलैंड भी गए, हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से वो फंडिंग थी, ये अपने खर्चे पे वहाँ हमारे साथ गए लर्निंग के लिए। और ये FAO के साथ मिलके KP में भी एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसकी भी पिक्चर्स आपको मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे भी बड़ा एक इसकी सक्सेस मिली है। NRSP में भी इनका ये जॉइंट प्रोजेक्ट था कासिम निश्तर साहब का। ये चीचावर्ती में लास्ट ईयर के विज़िट की पिक्चर्स हैं। DG साहब और डॉक्टर आबिद साहब और डायरेक्टर साहब, हमारी टीम ने इसको विज़िट किया था ताकि हम देखें कि पोटेंशियल कितना है, हमने किधर कितना फोकस करना है। ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं। ये जड़ावाला में राय इमरान असलम साहब, वो आज मेरे ख्याल किसी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ सके। तो ये बांस का टनल लगा के इन्होंने ट्रायल किए बगैर ड्रिप के, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो ये भी बड़े अच्छे हमारे फार्मर हैं। ये भी उनके फार्म पर ही हार्वेस्टिंग करते हुए, ये उनके प्लांट की 650 ग्राम का ये पौधा है अदरक का। ये विशालपुर कदर कहार का एक गांव है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी यील्ड आती है। तो ये भी फार्मर सेलेक्ट हुए हैं सब्सिडी प्रोग्राम में, 1 एकड़ इनके फार्म पे भी लगे थे। ये बलसर चकवाल एग्रोनिक्स फार्म, गदर रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे। ये पायनियर जिंजर फार्मर आप इनको कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में 1 एकड़ अदरक लगाया कमर्शियल स्केल पे पहले दफ़ा, और बड़ी अच्छी इनकी पैदावार रही। ये दावी एग्रो फार्म जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, तो ये उसकी विज़िट की पिक्चर है। DG साहब विज़िट कर रहे हैं। ये भी विज़िट कीजिए। मानसहरा में भी एक बंदे ने ट्राई की बगैर उसके शेड के, तो जस्ट उसने मल्चिंग की तो 500 ग्राम तक फी पौधा उसने हार्वेस्ट किया। यानी कि पोटेंशियल है, अभी एक्सप्लोर करने की हमें मिलजुल की ज़रूरत है। ये निश्तर फार्म चक शदाद में ये पौधा जो है 2.5 kg का वेट हुआ था। ये भी पिछले सालों की पिक्चर है। ये किजना एक जगह इस्लामाबाद के साथ वहाँ पे, और इसी तरह ये केटी बंदर, ये डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा का जो सिंध का एरिया, ये अभी भी देखें कि वहाँ पे क्रॉप, ये रिसेंट पिक्चर भी हैं कि स्टिल ग्रीन है, पूरी ड्राई नहीं हुई, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट बड़ी जो है ना वो इसके लिए आइडियल है। नमी है हवा में और टेम्परेचर जो है वो लो भी नहीं ज़्यादा होता और हाई भी नहीं होता। तो ये सिंपल लकड़ी का स्ट्रक्चर है और ऊपर काने की सिल्कियाँ लगाई हैं। बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर कि वहाँ पे पान ग्रो किया जाता है। तो ये पान वाली इन्वायरमेंट में ही अदरक को ट्राई किया गया लो कास्ट स्ट्रक्चर में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। यानी कि ये जो टिशू कल्चर प्लांट्स हमारे यहाँ बल्कि किसी भी लोकेशन पे इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते जितना यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस आ रही है। ये जिसकी मैं बात कर रहा था KP के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट खैबर की तहसील बाड़ा है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं,
उसमें FAO और नेशनल फार्म ने मिल के ये ट्रायल्स किए हैं और ये भी बहुत पोटेंशियल एरिया है और 10 लोकेशन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। पहले साल ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये सारी उधर की रिजल्ट है। ये ARI मगोरा सवात एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है KP का, तो उनका ये वहाँ पे स्टेशन है। यहाँ भी बहुत पोटेंशियल एरिया है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये इनिशियल स्टेज पे रिजल्ट है मई के अंदर। उस वक्त हीट थी, लेकिन जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हीट आती है। ये डॉक्टर साहब ऑलरेडी दिखा चुके हैं आज़ाद कश्मीर का, तो वहाँ पे भी बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे प्रेजेंटेशन। बाकी क्वेश्चन आंसर हम इंशाल्लाह एंड में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मोहतरम आमिर लतीफ़ साहब। ज़राअत अब सिर्फ पैदावार तक महदूद नहीं रही, बल्कि वैल्यू एडिशन, एग्री टूरिज़म और देही में मईशत के फ़रोग़ तक फैल चुकी है। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान में एग्री टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मैं नहायत एहतराम के साथ दावत देता हूँ मोहतरम जनाब तारिक तनवीर साहब, CEO एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ।